नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 बजे की ताजा खबरों में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भोपाल के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में उपचुनाव होगा और 14 से 21 जून तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। 10 जुलाई को मतदान है, 13 जुलाई को काउंटिंग शुरू होगी। कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसके बाद अब जो है एक बार फिर से यहां चुनाव कराए जाएंगे। अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव होंगे। छिंदवाड़ा जिले के अंदर आता है अमरवाड़ा और यहां पर उपचुनाव होंगे। 14 से 21 जून तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, अमरवाड़ा विधानसभा में एक बार फिर से चुनाव होंगे और उपचुनाव में कैंडिडेट्स को लेकर अभी क्या जानकारी और इस्तीफा देकर, क्योंकि यहां के कैंडिडेट ने बीजेपी ज्वाइन की थी। बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 24 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं वो चुनाव हार गए और पूरी 29 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई। इससे पहले अमरवाड़ा के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक थे कमलेश शाह, उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जो कि विधानसभा के द्वारा स्वीकार किया गया। और अब यहाँ पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। कल से नामांकन भी जो है वो जमा होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक जताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। तय माना जा रहा है कि भाजपा से जो कमलेश शाह जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे, कांग्रेस छोड़कर, वही चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस जो है वो उनकी जगह एक ऐसा चेहरा देख रही है जिसके चलते कांग्रेस की वापस इस सीट पे जो है वापसी हो सके, और इसको लेकर कांग्रेस ने मंथन भी शुरू कर दिया है। अमरवाड़ा को विधानसभा में जो 2 प्रभारी बनाए गए थे कांग्रेस की ओर से, सुनील जायसवाल जो नरसिंहपुर के पूर्व विधायक हैं, और एक अन्य जो प्रभारी बनाए गए थे, उनका जो दौरा है वो भी वहां पे शुरू हो गया है। और आज भी अमरवाड़ा को लेकर जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होगी और जल्द ही जो कैंडिडेट है उसका नाम फाइनल कर लिया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो अभी सिर्फ एक सीट अमरवाड़ा ऐसी रह गई है जहां पर कांग्रेस का विधायक नहीं है। बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस के विधायक जो हैं वो छिंदवाड़ा जिले में मौजूद हैं। तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें जीत के वहां पर वापसी की जाए। और दोनों ही पार्टी के लिए ये जो चुनाव है ये साख का सवाल बना हुआ है। नकुल नाथ ने चुनावों के परिणाम आने के बाद ये कहा था कि मेरा अगला लक्ष्य जो है वो अमरवाड़ा रहेगा। तो क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए भाजपा उसे दोहरा पाएगी, या फिर कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर मैसेज देने में कामयाब होगी कि नहीं, कांग्रेस जो है वो छिंदवाड़ा में अब भी मजबूत है, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया वासु, जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और मौसम की भी क्योंकि बात करेंगे। एमपी में प्री मॉनसून एक्टिविटी दिखाई देगी। 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। 6 जिलों में लू का भी अलर्ट जारी किया गया। विदिशा, रायसेन, सीहोर में बारिश की संभावना है। भोपाल, राजगढ़, अलीराजपुर में भी बारिश की संभावना है। तो दूसरी तरफ अगर सिंगरौली, सीधी, रीवा की बात करें तो यहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो दोनों ही जोन में अलग अलग मौसम, और एक तरफ जहां बारिश का सिलसिला कुछ जिलों में आपको दिखाई देगा तो दूसरी तरफ लू का भी अलर्ट जारी किया गया है। वासु संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, मौसम का मिजाज अलग अलग अंदाज में देखने को मिलेगा दोनों ही तरफ। एक तरफ जहां रीवा, सीधी और सिंगरौली में लू, तो दूसरी तरफ और भी कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश की संभावना है। हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मौसम के 2 अलग अलग मिजाज जो हैं वो अभी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये स्थिति नहीं रहने वाली है। जो विंध्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर लू चलने का जो अलर्ट है, जो संभावना है वो ज़रूर व्यक्त की गई है। लेकिन प्री मानसून एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी पूरे प्रदेश में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग का ये अनुमान है कि 18 से 20 तारीख के आसपास जो है मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। जबलपुर, बालाघाट यानी कि महाकौशल के रास्ते मध्य प्रदेश में मानसून आएगा और इसके बाद धीरे धीरे पूरे प्रदेश में मानसून का फैलाव हो जाएगा और सामान्य बारिश जो है इस सीजन में मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब प्री मानसून गतिविधियों में लगातार तेजी भी आ रही है। अगर भोपाल की हम बात कर ले तो आज सुबह से यहाँ पर जो बादल है वो छाए हुए हैं। कल देर रात भोपाल के कई इलाकों में और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी होने की जो खबरें हैं, जो जानकारी है, वे भी अब लगातार जो है वो सामने आ रही है। और इसके साथ ही अगर बात करें जो सिस्टम, वेदर सिस्टम अलग अलग बन रहे हैं, जो कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं, उसके चलते
कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर आज भी थोड़ी बहुत जो बारिश है वो हो सकती है। तो अब किसानों ने भी बारिश के मौसम को देखते हुए और जिस तरह से मौसम विभाग के अलर्ट लगातार आ रहे हैं, अपनी तैयारियां, फसलों से संबंधित जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। और अब जो गर्मी का मौसम था, जहां प्रचंड गर्मी इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिली, कई जिलों में जो तापमान है वो 48 डिग्री तक पहुंचा, 45-46 डिग्री के आसपास कई जिलों में सामान्य तौर पर जो तापमान है वो करीब 2-3 हफ्तों तक बना रहा। अब वो उस गर्मी की जो विदाई है वो लगभग शुरू हो चुकी है, लेकिन इस सबके बीच जो उमस भरी गर्मी है वो जरूर लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि अभी जो हीट ऑब्जर्व लगातार हुई थी, जमीन जो सतह जो हीट ऑब्जर्व करती है, और जब शुरुआती मानसून प्री मानसून एक्टिविटीज होती हैं तो उससे उमस का वो एक कारण बनती है, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। यानी मौसम का मिजाज कुछ इस तरीके से बदलेगा प्रदेश में कि कहीं पर लू कहीं पर बारिश की संभावना है, इसलिए अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा ख्याल रखें। यही अपील न्यूज 18 भी करता है दर्शकों से। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर से खबर, जहां बाराती लेकर जा रहा ट्रैक्टर पलट गया। 20 से ज्यादा बाराती ट्रैक्टर में सवार थे और 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। शराब के नशे में धुत था ट्रैक्टर चालक। बरगीडीह से कुदर जा रही थी ये बारात और घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो एक ट्रक पर बाराती भरे हुए थे। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या जानकारी आपके पास, क्या आप सब ठीक हैं? देखिए, दर्जन भर से ज्यादा जो बाराती हैं घायल हैं और ये लुंड्रा थाना क्षेत्र का मामला है। और ये बारात जो है बरगीडीह कुदर ग्राम पंचायत से बरगीडीह आई हुई थी और बाराती कार्यक्रम को निपटाने के बाद 20 से ज्यादा लोग ट्रैक्टर में ट्राली में बैठकर अपने घर कुदर जा रहे थे। और इसी बीच जो है ग्राम गाजर मुड़ा के पास जो है ट्रैक्टर का चालक जो शराब के नशे में धुत था, वो ट्रैक्टर से अनियंत्रित हो अपना नियंत्रण खो दिया और मोड़ पर ही ट्रैक्टर जो है पलट गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग जो है वहां पर पहुंचे और घायलों को जो है वो बरगीडीह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको लाया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि बरगीडीह जो अस्पताल में है ये एक स्थापना थी, तो काफी उनको इलाज में दिक्कत का सामना करना पड़ा। काफी फोन करने के बाद भी वहां पर पहुंचे। हालांकि जिस तरह से ये जो हादसा हुआ है और ये पूरे जो बारात है, बारात में जो है पूरे शराब का सेवन किए हुए थे और इस वजह से जो है हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के गाजियाबाद में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। लोरी बॉर्डर इलाके की यह घटना है और एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग घर के अंदर थे वो अंदर ही फंसे रह गए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। आग इतनी भयंकर थी कि बाहर खड़ी कार को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया और वो भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, यह आग का तांडव गर्मियों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। किसी ना किसी कारणवश आग लग रही है, इसीलिए मेंटेनेंस का कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है। समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गैस सिलेंडर से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी एक्सपायरी और इनके पाइपलाइंस को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आग में जलकर 5 लोगों की मौत हो गई है। ये गाजियाबाद का मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है, कितनी भीषण है। आग की लपटें दूर दूर तक नजर आई हैं और 5 लोगों की इसमें जलकर मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आप देखिए कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगी उसमें 5 लोगों की जिंदगियां जलकर राख हो चुकी हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर के पास की ये तस्वीर है और अचानक से आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के लोगों ने बहुत कोशिश की फौरन से आग को बुझाने की, लेकिन ये आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसको बुझाया नहीं जा सका, बल्कि फैलते ही गई। ग्वालियर में 3 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने 2-2 लाख का जुर्माना लगाया है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट और कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, रामश्री किड्स स्कूल पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बढ़ी फीस छात्रों को नहीं लौटाने पर कार्रवाई की गई है। आदेश के बाद भी छात्रों को फीस नहीं लौटाई गई और इसीलिए 3 निजी स्कूलों पर एक्शन के साथ ही जुर्माना कलेक्टर ने लगाया है। 2-2 लाख का जुर्माना इन स्कूल्स पर लगाया गया है।
जो ग्वालियर के 3 स्कूल हैं उनके नाम भी आपको बता देते हैं। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, रामश्री किड्स स्कूल पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल जो बढ़ी हुई फीस है छात्रों को नहीं लौटाई गई, जिस पर कार्रवाई की गई है। आदेश के बाद भी छात्रों को नहीं लौटाई गई फीस। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए, ग्वालियर के इन 3 स्कूलों ने पिछले सत्र में जो फीस बढ़ोतरी की थी वो फीस 10% से ज्यादा बढ़ा दी थी, और यही वजह है कि जब इस मामले की जांच हुई तो कलेक्टर ने इन सभी स्कूलों को जो बढ़ी हुई फीस थी वो फीस छात्रों को लौटाने के लिए 1 महीने का वक्त दिया था। 20 मई को आदेश जारी होने के बाद इस फीस को लौटाना था, लेकिन आदेश जारी होने के महीने भर बाद भी इन स्कूलों ने ना तो फीस लौटाई इन छात्रों की, ना ही किसी तरह का कोई जवाब पेश किया। यही वजह है कि कलेक्टर ने इस मामले में इन स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया तीनों स्कूलों पर, और सख्त आदेश दिए हैं कि जल्द ही छात्रों की फीस जो है लौटाई जाए, जो इन्होंने मनमाने तरीके से गाइडलाइन के खिलाफ जाकर बढ़ा दी थी और वसूली भी थी। तो अब निश्चित तौर पर कलेक्टर के आदेश के बाद जो है इन तीनों स्कूलों को फीस लौटानी पड़ेगी। साथ ही जो जुर्माना है वो जुर्माना भी जो है अदा करना पड़ेगा प्रशासन को। इसके साथ ही कलेक्टर ने कुछ और स्कूलों को भी नोटिस जारी किया है जिसमें जवाब तलब किया गया। तो निश्चित तौर पर अब स्कूलों की जो निजी स्कूलों की मनमानी थी उस मनमानी पर लगाम लगाने की जो कवायद है वो एक छोटा सा जवाब इस सवाल का भी सुशील, दायरा क्या है? जो निजी स्कूल फीस बढ़ा सके उसका एक दायरा, एक सीमा तय की गई होगी, वो भी दर्शकों को बताइए ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो सतर्क और सावधान रहें आगे से फीस भरने के समय। देखिए, स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए, फीस बढ़ाने से पहले कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग है उसको संज्ञान में लेना पड़ता है। इसके साथ ही जो प्रक्रिया होती है उसमें 10% से ज्यादा अगर बढ़ाई जाती है फीस तो कहीं ना कहीं उस पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। तो इन स्कूलों के द्वारा देखा गया था कि 10% से ज्यादा जो है फीस बढ़ा दी गई थी, जो कहीं ना कहीं प्रशासन और राज्य सरकार का जो पैमाना है उस पैमाने का उल्लंघन था। और यही वजह कि जब इस मामले की जांच हुई तो ये पाया गया था इन स्कूलों ने मनमाने तरीके से गाइडलाइन के खिलाफ जाकर फीस बढ़ाई, और न सिर्फ फीस बढ़ाई थी बल्कि वसूली भी की। तो जांच के बाद इसमें प्रशासन ने आदेश दिया था कि जिन छात्रों से इन्होंने फीस वसूली है ज्यादा फीस, तो बढ़ी हुई फीस जो है अतिरिक्त वापस उन छात्रों को 1 महीने के अंदर लौटाई जाए। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर के डबरा में नाबालिग छात्र की पिटाई की गई है। 16 साल के छात्र की बीच सड़क पर पिटाई की गई। सीसीटीवी में वारदात कैद हो चुकी है। पीड़ित छात्र ने पुलिस में शिकायत भी की है। डबरा सिटी थाना इलाके की ये घटना आप देखिए कैसे बीच सड़क पर ही पिटाई करते कुछ युवक जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी कर दी है। नाबालिग छात्र की पिटाई, 16 साल का एक छात्र जिसकी बीच सड़क पर पिटाई की गई है। लेकिन विवाद किस चीज को लेकर शुरू हुआ, दो पक्षों में ये नहीं समझ आ पाया अब तक। पीड़ित छात्र ने पुलिस में शिकायत कर दी है। वजह अब तक सामने नहीं आई है कि क्यों हुई ये पिटाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान कबीर उइके का आज दोपहर में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में प्रदेश सरकार की मंत्री संपत्तियां उइके शहीद के घर जाने वाली है। शहीद कबीर छिंदवाड़ा के पुलपुल डोह के रहने वाले थे। शहीद कबीर 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और 35 साल के थे। मंगलवार रात को कठुआ में आतंकियों ने हमला किया था और आतंकियों और सेना में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने जहां एक आतंकी को मार गिराया तो वहीं हमले में 5 जवान भी घायल हुए हैं। इलाज के दौरान छिंदवाड़ा के रहने वाले कबीरदास उइके शहीद हो गए हैं। शहीद कबीरदास उइके की 4 साल पहले ही शादी भी हुई थी। तो वहीं मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों का एक नया कारनामा सामने आया है। उपभोक्ताओं के साथ कंपनियां धोखाधड़ी कर रही हैं। प्रदेश में 7 से 10 रुपए प्रति यूनिट बेची जा रही है बिजली। दूसरे प्रदेशों और उद्योगों को 4.90 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है।
विद्युत वितरण कंपनियों ने 84.20 करोड़ यूनिट बिजली बेची है। द्विपक्षीय समझौता और पावर एक्सचेंज के तहत ये बिजली बेची गई। एमपी स्टेट लोड डिस्पेंस सेंटर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 71.50 करोड़ यूनिट बैंकिंग के जरिए अन्य राज्यों से नगद में खरीदी गई। वितरण कंपनियों ने ये बिजली उधार में लगभग ₹1.25 के रेट पर बढ़ाकर दूसरे राज्यों को बेच दिया। बिजली कंपनियों ने 2024 से 25 के टैरिफ आदेश का भी उल्लंघन किया है। तो एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती और तीसरी तरफ ये धोखाधड़ी उपभोक्ताओं से। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने मात्र 2 माह अप्रैल 24 और मई 24 में अप्रैल 24 और मई 24 में लगभग 84 करोड़ यूनिट बिजली अन्य राज्यों व उद्योगों को खुले बाजार में एक्सचेंज और बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू बेची है। यह बिजली की दर लगभग ₹4.90 आई है, किंतु मध्य प्रदेश में जो बिजली बेची जा रही है और कंज्यूमर्स को सबसे कम रेट में ₹7 पड़ती है। अतः 4.90 बेच के ₹7 में यदि इतना अंतर है, ₹2.10 प्रति यूनिट का अंतर है, तो प्रदेश शासन को चाहिए कि वह यह देखे कि हम प्रदेश में कंजम्पशन कैसे बढ़ा सकें ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले। और अब खबर मुंबई से है, जहां अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान का बयान कुल 9 पन्नों में और अरबाज खान का बयान 4 पन्नों में दर्ज किया है। सलमान खान ने अपने बयान में बताया है कि जिस दिन तड़के उनके घर पर फायरिंग हुई थी, उस रात उनके घर पर एक पार्टी थी। अपने बयान में सलमान खान ने मुंबई क्राइम ब्रांच के काम की तारीफ भी की है। तो गिरफ्तारी का सिलसिला, और अब अरबाज और सलमान के बयान दर्ज किए गए हैं। सलमान खान ने बताया कि जिस दिन उनके घर फायरिंग हुई उस रात वहां पार्टी भी हुई थी। कई राउंड फायरिंग, दीवार पर निशान, फायरिंग के आप देख सकते हैं। बाइक सवार कुछ आरोपी आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम साबित होते हैं। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया है और लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले हफ्ते मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को जल्द मुंबई लाया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर फायरिंग मामले का मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई। बहुत जल्द लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई लाया जा सकता है और क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ उनसे कर सकती है और लॉरेंस की कस्टडी भी ले सकती है। बड़ी खबर आ रही है, आमिर खान एक बार फिर एक विवाद के चलते सुर्खियों में है। इस बार कारण है उनके बेटे की डेब्यू फिल्म महाराज और उस पर जताई जा रही हिंदू जनजाति समिति की आपत्ति। महाराष्ट्र के पुणे में हिंदू जन जागृति समिति के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू जन जागृति समिति का आरोप है कि फिल्म में साधु संत और वल्लभ संप्रदाय की बदनामी की गई है। 14 जून को जुनैद खान की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है और उससे पहले इस फिल्म को विवाद का सामना करना पड़ रहा है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। कोरबा में पत्नी और